हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा प्रधानमंत्री के अधिकार, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बात करेंगे। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसको आप कहते हैं संस्थाओं का कामकाज। तो संस्थाओं के कामकाज चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक आता है प्रधानमंत्री का अधिकार। इसके पहले के कई सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं सिक्वेंस में, जैसे कि आप देखें एक सरकारी आदेश, निर्णय लेने वाला कौन है ना, हमने देखा है स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, इन सब के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में भी हम जान चुके हैं, यहां पर हमने पढ़ लिया है। तो जिसने भी जो वीडियो ना देखे हो, उन वीडियो को देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और देखें। अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के अधिकार के ऊपर, तो चलते हैं आगे। और आप प्रधानमंत्री को तो जानते होंगे, प्रधानमंत्री कौन होता है, ये हमने बीच बीच में बातें भी करी हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर उस व्यक्ति को कहते हैं, किसको कहते हैं, याद है कि भूल गए? प्राइम मिनिस्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको लोकसभा के अंदर बहुमत होता है। लोकसभा याद है कि नहीं है? संसद का एक निचला सदन, जिसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, लोकसभा कहा जाता है। सदस्य संख्या 543 है, 543, याद है कि नहीं? अब राज्यसभा की जो संख्या है, राज्यसभा में कितने सदस्य जा सकते हैं, उनकी संख्या को कमेंट कर आप बताएंगे, ताकि क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपने मन लगाकर पढ़ाई कि नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन हो गया, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। हमने इसके अधिकार, इसके कार्यकाल के बारे में भी बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में, कि प्रधानमंत्री के पावर क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे। तो संविधान में ना तो प्रधानमंत्री के लिए ना मंत्रियों के अधिकारों पर कुछ ज्यादा बात नहीं की है, या एक दूसरे से उनके क्या संबंध हैं, इसके ऊपर भी ज्यादा बात नहीं की है। मतलब बताया नहीं गया है स्पष्ट तौर पर, संविधान में ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री की क्या ताकत है, क्या अधिकार है, वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ऐसा ही मंत्रियों के साथ भी है, मंत्रियों को भी नहीं बताया गया है। फिर भी हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का सर्वे सर्वा होता है। अगर हम कहें कार्यकारी प्रमुख उसको कह सकते हैं। वैसे प्रमुख की बात हमने की थी, राष्ट्रपति देखा था। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री को बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं। व्यापक का मतलब क्या हो गया, इनको असीमित मात्रा में अधिकार प्राप्त होते हैं। वास्तविकता में जो देश चलाते हैं वो किसके द्वारा चलाया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही देश चलाया जाता है। कैसे अधिकार होते हैं, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। कैबिनेट की बैठक का मतलब क्या, कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी बैठक होगी, और वही कैबिनेट फैसले लेती है कि भारत में क्या नीतिगत चीजें लानी है, क्या नहीं लानी है। बड़े और अहम फैसले कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, बाद में उसको संसद में बताया जाता है, लेकिन फैसला करने वाली संस्था का नाम कैबिनेट है। तो प्रधानमंत्री जो एक ऐसा पद है जो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, मतलब उसका प्रमुख होता है। हमको ये समझ में आ गया कि ये मंत्रियों का भी प्रमुख होता है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, और विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। देखता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बनाने की बात करता है। प्राइम मिनिस्टर को आप देख पा रहे होंगे, यहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आपने देखा होगा कि एक छोटे से बच्चे को बैठाया गया और एक बड़ा जेंटलमैन उनके सामने खड़ा हुआ है। मतलब आप इससे प्रधानमंत्री के पद की ताकत और उसकी गरिमा का अनुभव कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कितना बड़ा पद होता है, उसके पास कितनी ताकत होती है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम होता है। विभागों का विवाद का मतलब क्या है, कि उसके पास कई सारे विभाग हैं। हमने देखा था ना कि हमने कैबिनेट मंत्री देखे थे, याद है कि नहीं, कैबिनेट मंत्री देखे थे। फिर आपने देखा था राज्य मंत्री, और दो प्रकार के थे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। तो क्या ये क्या है, अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रक्षा वाला है और कोई रोड वाला है। अब इन दोनों के बीच में कभी विवाद आ जाए कि भाई रक्षा वाला कह रहा है कि हमारे यहाँ रोड ऐसा, और रोड वाला कह रहा है कि रक्षा के कारण हम नहीं, तो अगर इन दोनों विभागों के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है, तो विवादों को निपटाने का काम भी कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वो विभागों के बीच में, मंत्रियों के बीच के विवाद का निपटारा करता है।
विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है, मतलब वो सामान्य तौर पर जानेगा कि आपके विभाग में क्या चल रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं, कहां तक पहुंचा है और उससे क्या भला होगा देश का, ये भी सब बातें रखता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, मतलब वो जैसे दिशा निर्देश देता है, जिस तरीके से वो काम करवाना चाहता है, सभी मंत्री लगभग उसी तरीके से काम करते हैं, उसी की गाइडेंस पर काम करते हैं, उसी के निर्देश पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है, मतलब कि कभी आपको ये पद दे दिया, उसको लगा कि नहीं आपको इससे अहम पद देना चाहिए, तो वो क्या करेगा, दोबारा से दे देगा। आपको लगता है कि आप एक साथ 2 मंत्री के पद संभाल सकते हैं, तो आपको 2 विभाग दे देगा। तो ये सारे अधिकार किसके पास हैं? ये सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं कि वो किसी को भी ज्यादा पद दे सकता है, किसी को ताकत ज्यादा दे सकता है, काम ज्यादा दे सकता है, किसी को कम भी दे सकता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है, वो किसी को भी बोल देगा कि भाई आप कल से आप मंत्री नहीं रहेंगे, तो मंत्री नहीं रहेंगे। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, मतलब कि 2 प्रकार की स्थिति यहां पर बन गई। कैसी? एक पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की और एक पोस्ट है मंत्री की। अब दोनों ने त्याग पत्र दिया, प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया और मंत्री ने त्याग पत्र दिया। जब मंत्री पद का त्याग करेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। मंत्री पद का त्याग करेगा तो ये मंत्री क्या है, किसका हिस्सा है? तो ये मंत्री हिस्सा है मंत्रिमंडल का। किसका? मंत्रिमंडल का। तो इस मंत्रिमंडल में कई सारी सीटें हैं, 60 से लेकर 80 सीट हैं। आपने त्याग किया तो एक सीट खाली हुई, मतलब जो सीट खाली हो गई उसको दोबारा भरा जा सकता है। तो आप मंत्री के पद त्याग करने पर आप मंत्रिमंडल का इस्तीफा नहीं होगा, खाली नहीं होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वो इन 60 से 80 मंत्रियों का क्या होता है, प्रमुख होता है। अगर प्रमुख ही नहीं रहेगा तो ये 60 से 80 मंत्री क्या करेंगे? तो प्रधानमंत्री जैसे ही पद का त्याग करता है तो क्या होता है, पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, ताकि क्या हो सके, नया मंत्रिमंडल बनाया जा सके नए प्रधानमंत्री के अनुसार। क्लियर बात समझ में आई ना? अब देखो कैबिनेट क्या कहलाती है। हमने हालांकि पहले भी बात करी है, तो कैबिनेट हमने देखिए कई प्रकार की कैबिनेट के बारे में बात करी है। कैबिनेट को हम आमतौर पर कहते हैं कि कैबिनेट क्या हो गई, जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं उनको आप कैबिनेट कहेंगे, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वही बैठक करके बड़े फैसले लेते हैं, तो इस कारण से उसको कैबिनेट कहते हैं। इसी कारण से बड़े फैसले लेने के कारण, बहुत निर्णय लेने के कारण ज्यादातर आमतौर पर जो ज्यादा बैठकें करने वाली संस्था है वो भी कैबिनेट है। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो भारत में यह सबसे प्रभावशाली संस्था हो जाती है, मतलब इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो ये प्रभावशाली संस्था हो जाएगी। और इस कैबिनेट का जो प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब इस कैबिनेट के भीतर प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? तो इस कैबिनेट के भीतर प्रभावशाली व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री, है ना। कौन होगा प्रभावशाली? प्रधान, क्योंकि कैबिनेट एक पूरी बन गई है। ये मान लीजिए कैबिनेट बन गई है, यहां पर अलग अलग लोग आ गए हैं, ये अलग अलग लोग आ गए हैं, तो ये कैबिनेट जो है वो पूरे देश में प्रभावशाली है। इनका मुखिया कौन है? इनके मुखिया को आप प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं। तो कैबिनेट के भीतर प्रभावशाली व्यक्ति कौन हो गया? तो प्रधानमंत्री प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है। लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। क्यों कहा जाने लगा है? क्योंकि प्रधानमंत्री के हिसाब से ही लोकतंत्र चलता है, और जो मंत्री हैं वो भी किसके हिसाब से चलते हैं? प्रधानमंत्री की पसंद के होते हैं, तो प्रधानमंत्री के हिसाब से चलते हैं। इस कारण से लोकतंत्र को क्या कहने लगे हैं? लोकतंत्र की सरकार को कभी कभी प्रधानमंत्री सरकार भी या प्रधानमंत्री रूप भी कहते हैं। क्यों? इसके पीछे हमने देखा क्योंकि प्रधानमंत्री के अधिकार इतने बढ़ गए हैं और उसके हिसाब से ही पूरा देश चलने लगा है, इस कारण से कहते हैं। राजनीति में राजनीतिक दलों, पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करता है। अब आप देखिए कि भाई राजनीति के अंदर जो राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल मतलब विभिन्न प्रकार की पार्टियां हो गई, क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो गई, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई, है ना, राज्य स्तर की पार्टी हो गई, इनका बहुत वर्चस्व बढ़ गया, इनकी भूमिका बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री को भी अपनी पार्टी को कंट्रोल करना है, तो प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करता है। कैसे? तो इसके लिए वो मीडिया और चुनाव का उपयोग करेगा, मीडिया और चुनाव का उपयोग करेगा, और इसमें किसको लगाएगा? सबसे वरिष्ठ सीनियर नेताओं के द्वारा ये काम करवाएगा, उनका उपयोग करेगा। जो वरिष्ठ लोग हैं वो ज्यादा वफादार रहते हैं, नया आया कोई वो जा सकता है, जो 20 साल 30 साल से लगे हैं तो वो इतनी आसानी से उनका अटैचमेंट हो जाता है, उनका जुड़ाव हो जाता है। तो वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, मीडिया और चुनाव के द्वारा इस पर क्या करेगा? वो इस पर नियंत्रित करेगा, इनको नियंत्रित करेगा। इसमें रुझानों में ये वरिष्ठ नेता क्या होंगे और मीडिया और चुनाव क्या होंगे, इसमें योगदान देंगे। देखो कैसे होगा मीडिया, देखो आप देखो यहां पर एक मीडिया शब्द है, एक चुनाव है, और एक शब्द है वरिष्ठ नेता। अब वो कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने के पीछे कैसे करेगा देखना। मीडिया क्या करती है? आप देखो,
मीडिया जो है वो सरकार की खबरें चलाती है, चुनाव की खबरें चलाती है, चुनाव के बारे में बताती है। इसमें सरकार के द्वारा या जो सत्ताधारी दल है उनके वरिष्ठ नेता जा जाकर बताते हैं और उनके रुझान बनते हैं, वो अपना रुझानों में योगदान देते हैं। इन सब माध्यम से क्या होता है, संसद को वो नियंत्रित कर पाते हैं, संसद को वो कंट्रोल कर पाते हैं। तो संसद को नियंत्रित करने के लिए मीडिया, चुनाव, वरिष्ठ नेता और रुझानों का योगदान होता है। ये लोग रुझानों में योगदान देते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के पास सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। प्रधानमंत्री आमतौर पर अपने पास ही सारे अधिकार रखना चाहता है, वो किसी दूसरे को अधिकार नहीं देना चाहता। इसलिए आप भारत में देखेंगे कि उप प्रधानमंत्री जो है वो बहुत कम बनाए गए हैं, बहुत कम, 5 या 6 लोगों को, 5 लोगों को ही 5 या 6 लोगों को अभी तक क्या बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। उसके अलावा नहीं बनाया गया क्योंकि वो सारे अधिकार अपने पास रखना चाहता है, अपना डिप्टी या अपना उप किसी को बनाना नहीं चाहता। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देखें, चाहे आप इंदिरा गांधी का उदाहरण देखें, आप नेहरू जी से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री मोदी जी तक का उदाहरण देख लीजिए। यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर सभी प्रधानमंत्रियों की प्रवृत्ति आप देखेंगे कि वो अपने पास अधिकारों को सीमित रखते थे। नेहरू जी का उदाहरण देखा होगा कि मंत्रिमंडल में इनका वर्चस्व ज्यादा था। वैसे ही आपने इंदिरा गांधी का भी उदाहरण देखा होगा, इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि इनका दबदबा मंत्रिमंडल में ज्यादा था। चुनाव की कैंपेन करना हो, देश के बड़े नीतिगत निर्णय लेने हो, कहीं युद्ध पर जाना हो, कहीं पर युद्ध लड़ना हो या कोई और बड़े फैसले करने हो, इन सब में प्रधानमंत्रियों का योगदान अहम होता है, इनकी भूमिका अहम होती है। प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा है। अगर वो व्यक्ति ताकतवर है, जोरदार है, डिसीजन लेने वाला है तो वो ज्यादा डिसीजन लेगा। अगर नहीं है वो इस प्रकार का, तो वो इस प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये प्रधानमंत्री कैसा होगा, उसका पद पर रहने के बाद कैसा व्यक्तित्व होगा, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि वो पद को कैसे संभालेगा, देश को कैसे संभालेगा। अब बात आती है, अभी तक की तो बातें करी हमने कि भाई सरकार आपकी पूर्ण बहुमत में आ गई, लेकिन जब गठबंधन बनाना पड़ा, दोस्ती करनी पड़ी ऐसी, फिर क्या करेंगे, उस स्थिति में हमको देखना पड़ेगा। गठबंधन का मतलब होता है जब आपकी किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। स्पष्ट बहुमत के लिए लोकसभा में कितना चाहिए, 272 से ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, विभिन्न पार्टियों के बीच में ए, बी, सी, डी ऐसी पार्टियां जुड़कर क्या करेंगी, मिलकर 272 कर लेती हैं। तो ये गठबंधन हो जाता है, अलायंस तैयार हो जाता है। तो गठबंधन के कारण जब गठबंधन की सरकार आती है, और ये कैसे आई, जब गठबंधन की राजनीति आ गई, कई सारी पार्टियां इकट्ठी होकर चुनाव लड़ने लगी, इस व्यवस्था को कहते हैं हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो गठबंधन की राजनीति आने के कारण प्रधानमंत्री के जो अधिकार है वो क्या हो गए, सीमित होने लगे। क्यों अधिकार सीमित होने लगे, क्योंकि अब उसको अपने सहयोगियों को भी ध्यान में रखना है जिनके दम पर सरकार चल रही है। अगर एक भी सहयोगी गया, प्रधानमंत्री गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उनका भी ध्यान देना पड़ेगा। फैसले प्रधानमंत्री की मर्जी से नहीं होंगे। अब आपको अपने सहयोगियों की, गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बात भी सुननी पड़ेगी। जैसे पहले हो रहा था, अब आप नहीं कर पाएंगे। अब देखें यहां पर क्या होगा, प्रधानमंत्री को गठबंधन की राय भी माननी पड़ेगी। बिना गठबंधन की राय के वो आगे नहीं चल पाएगा। विभिन्न गुटों और दलों के मध्य में जो उसने गठबंधन किया है, अपनी पार्टी के भीतर भी कई सारे दल होंगे, उनके बीच में भी समन्वय स्थापित किया होगा। तो इन सब की बात माननी पड़ेगी, इन सब की बात सुननी पड़ेगी, उसके हिसाब से काम करेंगे। गठबंधन के साझेदारों और पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होगा अगर आप गठबंधन की सरकार से हैं। इन्हीं के समर्थन पर सरकार भी टिकी हुई है, तो आप इनको नजरअंदाज कर नहीं चलेंगे, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं कि कई सारे प्रधानमंत्रियों में, एक प्रधानमंत्री का मैं जिक्र करूंगा कि आप देखेंगे कि वो कभी प्रधानमंत्री के तौर पर संसद नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री बने, घर चले गए, जब संसद जाना था तो सरकार गिर गई, बहुमत नहीं रहा। तो आपने ऐसे आप कई सारे प्राइम मिनिस्टर देखेंगे जो गठबंधन टूट जाने के कारण उनको अपना पद त्याग करना पड़ा या पद छोड़ना पड़ा। यहां पर तो यहां पर हमने ये बातें करी हैं क्या कि भाई क्या होगा प्रधानमंत्री के अधिकार, उनके ऊपर हमने यहां पर जाना कि कैसे अधिकार होते हैं। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री के पास असीमित अधिकार होते हैं, भले बताया नहीं गया संविधान में, लेकिन अधिकार ज्यादा है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री के अधिकार सीमित हो जाएंगे, असीमित नहीं रहेंगे। अब वो गठबंधन और अपने पार्टी के भीतर ये गठबंधन सबकी बात देखकर सुनकर चलेगा, क्योंकि सरकार गठबंधन के पायों पर टिकी है, गठबंधन की कुर्सी पर बैठी है। तो ये हमने प्रधानमंत्री के अधिकार को यहां पर कंप्लीट किया। पूरे अधिकार यहां पर देखिए। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट बनाने के पीछे कारण यह है कि आपको वीडियो देखने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो।
वेबसाइट का उपयोग करने के लिए सर्च बार में टाइप करेंगे magnetbrains.com और जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंचेंगे। वेबसाइट पे पहुंचते ही आप यहां पर देखें कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। आप हिंदी माध्यम के तो हिंदी सिलेक्ट करेंगे, फिर आपकी क्लास 9th है तो आपने क्लास 9 को सिलेक्ट किया। जैसे ही आप क्लास 9 को सिलेक्ट करते हैं, क्लास 9 सिलेक्ट करते सारे टीचर आपके सामने होंगे सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट पढ़ना है उनके नीचे वॉच नाउ का बटन बना है, उसको दबाएंगे और आप सब्जेक्ट में पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए राजनीति विज्ञान में आपने यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हो गया, आप राजनीति विज्ञान के चैप्टर वाइज सिलेबस के अंदर चले गए। मतलब कि यहां पर आपको आपके पाठ और अध्याय के हिसाब से पाठ्यक्रम है। अब जो अध्याय देखना उस पर क्लिक करेंगे, अध्याय के सारे वीडियो खुल जाएंगे, उस वीडियो के आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा होगा, आराम से देखिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, व्यवस्थित तरीके से ऐसा वीडियो देखिए। और आपकी सुविधा के लिए एक और बटन बना दिया है, उस बटन का नाम है नेक्स्ट वीडियो का बटन। यही मिलेगा आपको जस्ट अगला टॉपिक देखना, दोबारा से पूरी प्रोसेस नहीं करनी है, इसको दबा देंगे, अगले टॉपिक पर चले जाएंगे। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, समय की बचत ही बचत। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी वीडियो आते हैं उनको आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ खूब जमकर शेयर करेंगे। कमेंट कर आप हमें भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।